गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है, उसी के बाद, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस होता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? तो आपने डिफ्यूज़न तो सुना होगा। क्या होता है डिफ्यूज़न? जब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। नॉर्मल मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी में इंक डाल दी तो वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। पानी शाही में आ रहा है, शाही पानी में जा रही है, तो एक टाइम बाद क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और सारी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो डिफ्यूज़न बंद हो जाएगा। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का वही है, लेकिन उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें? क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मोसिस में सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है जो उसमें डिफ्यूज़न में नहीं होती। सबसे पहली बात एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमिएबल और मेम्ब्रेन, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा डिफरेंस, डिफ्यूज़न जो था, डिफ्यूज़न के अंदर दोनों पार्टिकल चाहे कितने भी कंपोनेंट होंगे सारे आपस में मिक्स होते हैं। इसका मतलब मूवमेंट सबकी होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मूवमेंट किसकी होती है? मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। उसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे ऑस्मोसिस में। डिफ्यूज़न में सब मूव करेंगे, लेकिन जो ऑस्मोसिस होती है प्रोसेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अगर इसमें कोई डायग्राम दे रखा है तो हम, हाँ बेटर है, इसमें आप ये वाला मत देखो, अभी जो ऊपर इसने P प्लस पाई लिख रखा है वो मत देखना आप। ठीक है, मेरा तो हट गया है यहाँ पर। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या दिखाया है, ये देखो क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है, तो इसकी सीधी सीधी बात क्या हो गई कि यहाँ पर सोलवेंट क्या होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया है तो सोलवेंट क्या है, लेस। और इसमें तो प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, ज़्यादा। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है। जब हमने क्या किया, क्या समझ में आ गया कि जब हमने किसी लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ज़रूरी नहीं ना सॉल्वेंट हो, लो कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं हम। ये हमारी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ये हमारा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो अब अगर आप सॉल्वेंट मान रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्वेंट ही मान लो। ठीक है, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, पानी ले लिया तुमने, और ये मान लो पानी और चीनी वाला मिक्सचर ले लिया। ठीक है। अब अगर तुमने इन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, तो बाय टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है बेटा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी मतलब थोड़ा, परमिएबल मतलब परमिशन देती है मेम्ब्रेन की, वो मेम्ब्रेन है जो किसी किसी को परमिशन दे रही है। किसको परमिशन दे रही है? एक पर्टिकुलर साइज को वो परमिशन देती है, उससे ज़्यादा बड़े को साइज को परमिशन नहीं देगी। तो सॉल्वेंट तो इसके पास थ्रू हो जाएगा, बट सोल्यूट पास थ्रू नहीं होगा। इसका मतलब सॉल्वेंट मूवमेंट कर सकते हैं, सोल्यूट इसके अंदर से पास होके दूसरे सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। पहली बात समझ में आ गई। अब जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पर है? सॉल्वेंट में। लो कंसंट्रेशन कहाँ पर है? वाटर की। ध्यान से सुनना, मैं वाटर की बोल रही, सॉल्यूशन नहीं बोल रही लो कंसंट्रेटेड। मैं बोल रही हूँ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है? पानी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो पहले तो क्या होगा, ऑस्मोसिस डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। पहली डेफिनेशन समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो हम दोबारा बोल रहे हैं। ये क्या है? सोलवेंट। यहाँ पर पानी क्या है? पानी की मात्रा क्या है? हाई, हाई वाटर अमाउंट। ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर पानी क्या है? लेस। अभी मैं पानी के हिसाब से बता रही हूँ, इसकी दो डेफिनेशन पॉसिबल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब दोनों डेफिनेशन देखते हैं। तो आप पहले ये देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ पानी के हिसाब से बोल रही हूँ कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पानी है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है पानी की, लेस कंसंट्रेशन है। ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि
Osmosis is defined as the movement of water molecules या solvent molecules from high concentration of water to low concentration of water। पहली बात समझ में आ गई, आ गया ऑस्मोसिस समझ में। अब दूसरी बात मैं बोल रही हूँ, अगर मान लो यहाँ पर भी सॉल्यूशन दिया होता, लेकिन ये होता अगर सॉल्वेंट भी दिया है तो भी हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये हमने मान लिया लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। और ये क्या है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि अब की बार मैं जो बोलूँगी वो सॉल्यूशन के हिसाब से बोलूँगी। समझ में आ गया इतना। अब मैं ऑस्मोसिस की दूसरी डेफिनेशन बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, सिंपल है, करना कुछ नहीं है, वही है, मूवमेंट हो रही है वाटर की, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी कम है वहाँ की साइड जा रहा है। अब जहाँ पानी ज़्यादा होता है इसका मतलब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जहाँ पर पानी कम होगा वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाले में हाई टू लो था, दूसरे वाले में लो टू हाई है। तो आप ध्यान से देखना बेटा, जब लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहा है तब वो लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जा रहा है, और अगर वो ये बोल रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, देयर का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर ज़्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो लो में ही ज़्यादा होंगे ना। तो इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर लिख रहा है तो हाई टू लो लिखेगा, और अगर सॉल्यूशन के हिसाब से लिखेगा तो वो लो टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिखेगा। पहली बार डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब देखो क्या हुआ है, अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ये मत देखो अभी पाई, ठीक है। अभी तक जब तक मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी थी तब तक मैंने ये पाई इंक्लूड नहीं किया था, तो यहाँ पे आराम से वाटर मॉलिक्यूल इस साइड जा रहे थे थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जब ये पानी इधर जाना शुरू होगा ये नीचे जाना आ जाएगा और ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि इसके वाटर मॉलिक्यूल इस साइड आए, हम चाहते हैं ये रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, इस ओस्मोसिस की वजह से ये पानी जो है ये इस साइड आ रहा है, इसकी वजह से प्रेशर बन रहा था क्योंकि पानी इधर आ रहा था। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि इतना ही प्रेशर इस साइड अप्लाई कर दें कि ये ऊपर की साइड ना जाए, जहाँ पर है वहीं पर रहे, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस को हमने रोक रखा है। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि वो वही है। और ये भी बोल सकते हो क्योंकि वो उसके बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तभी तो ऑस्मोसिस बंद होगा। क्योंकि अगर ये हट गया तो ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उतना ही दूसरी साइड से लगाएंगे, अपोजिट साइड से, फॉर एग्जाम्पल तुम ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है इधर, ओस्मोसिस होने से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आने से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इसको क्या कर रहा था, इस पिस्टन को ऊपर की साइड धकेल रहा था। अब ये प्रेशर जो है जब उस ऊपर वाले के प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो ओस्मोसिस जो हो भी रही होगी तो भी क्या होगा, वो जो प्रेशर लगा रखा है उसकी वजह से वो बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बंद, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर कह रहा है कि मैं ऊपर नहीं आने दूंगा। जब ऊपर नहीं आने दूंगा तो ये वो वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे कैसे, ठीक है ना, नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों फैक्टर बराबर होंगे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है वो अगर ओस्मोसिस को रोक दे तो उस ओस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक्सेस प्रेशर है जो अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन को टू प्रिवेंट ओस्मोसिस, या एक कह सकते हो टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एक ओस्मोटिक प्रेशर। तो हम देख लेते कहीं पर अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो यस ये आ गई है,
पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कर लेते हैं। इसने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, हमने तो देख ली ना पूरी। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिर्फ इतना नहीं हो सकता, हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है सॉल्वेंट फ्लो? थ्रू द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ये होगा ऑस्मोसिस। और द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, या आप सिंपल कह देते टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। तो अगला अगर मिल जाता है तो अगला देखो, ये सिंपल है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर देयर मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट osmosis, just to stop passage from the solvent molecules through a semi permeable membrane into the solution, ठीक है। अब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, कि सोल्यूट की मात्रा कितनी है इस पे डिपेंड करे, तो एक्चुअल में वो इस पे डिपेंड करता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पता ही है आपको, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी आपने, तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, उसमें से ये कौन सी वाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? मोलैरिटी पे, ठीक है। तो मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे सी से डिनोट कर रखा है, कंसंट्रेशन के लिए सी लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और पाई जो है वो टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब आपने इसमें को कंबाइन कर दिया, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो हमारे पास क्या आ गया? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक है ना। अब जो सी टी है, ये है सी है कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में, और टी है टेम्परेचर। अब ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। जब ये हटेगा तो क्या आएगा? ये आएगा पाई इज इक्वल टू, उस जब इज इक्वल टू आता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पर आया है बेटा आर, और मैंने लिख दिया ये इक्वेशन बन गई है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में सी जो है कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या थी अगर आप लिख दो तो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के लिए मान लो हम 2 लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गई आर, ये हो गया टी, यही है, ये हो गई। देखो नीचे, ये आपको समझ में आ गया होगा। पाई इज इक्वल टू सी आर टी पहले समझा दिया था, पाई इज इक्वल टू N2 बाय वी आर टी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स को भी आप लिखोगे तो W2 बाई M2 आ जाएगा नीचे, जो गिवन मास बटे में मोलर मास। तो यहाँ से हम किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो देखो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, बाकी चीज़ वापस आ जाएगी। तो क्या आ गया? W2 RT बटे में पाई वी, ठीक है। ये अलग से भी करेंगे हम, अभी आपको ओस्मोसिस समझाने के लिए मैंने इसकी हेल्प ली थी। आप बस इतना ध्यान रखना बेटा, जो हाई मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मोलर मास इसी टेक्निक से निकाला जाता है, और किसी से नहीं निकाला जाता। देखो ये लिख भी रखा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर बड़े मॉलिक्यूल्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मेथड, ठीक है। हम डेरिवेशन यहीं पर कर लेते हैं, अगर कुछ रह गया हो तो। देखो क्या लिखा था हमने? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये आता है बेटा पेपर में, कभी सोचो इतना सिंपल कैसे आ रहा है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इतना तो हमने कर ही लिया। सी आर टी को हमने क्या लिख दिया? पाई इज इक्वल टू N2 बाय वी आर टी इज इक्वल टू है। तो N2 को भी अगर लिख लें तो हम, N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो W2 बटे में M2 और V और R और T। अगर कोई अब आपसे M2 पूछे कि मोलर मास बताओ उसका, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? M2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो M2, पाई को भेज दो इधर, तो ये क्या आ जाएगा? दोबारा से मैं वो टर्म लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहाँ पर थे हम। W2 बटे में M2 V R T, हम यहाँ तक पहुँच चुके। मुझे M2 निकालना है मोलर मास, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला प्रोटीन्स पॉलीमर्स का निकालने के लिए मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? W2 पाई V और ये RT, ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट, ठीक है ना।
मतलब अगर हमें मोलर मास निकालना हो तो हमें, नहीं तो अगर आपको डेरिवेशन पूछा ना तो आपने सिर्फ वहाँ तक निकालना है, पाई इज इक्वल टू CRT और पाई इज इक्वल टू N2/VRT, बस इट्स इनफ। उसके बाद ये वाला तो जो मैंने किया है वो तो न्यूमेरिकल के लिए है, क्या है मोस्टली न्यूमेरिकल जो आते हैं वो मोलर मास निकालने के लिए आते हैं इसमें, तो इस वजह से इसमें किया, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारी 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी पता चल गया है कि हम जो ज़्यादातर पॉलीमर्स का और मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो होता है वो ये मेथड प्रेफर किया जाता है दूसरे मेथड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आते हैं हम, जो सुना होगा आपने, एक आइसोटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, सुना है या नहीं सुना? सुना होगा, अभी तक तो सुन लिया होगा। क्या होते हैं ये बता सकता है कोई? सबसे पहले तो हम 3 टर्म्स लिखते हैं, क्या? एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक, ठीक है। तो अगर 2 सॉल्यूशन लिए हमने, ठीक है ना, देखो मान लो एक ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर इन दोनों का बराबर है तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो 2 सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। देखो स्टेटमेंट लिख भी रखी है नीचे, देखो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है बेटा, जब भी आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं या ग्लूकोज, तो सबने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ते हुए, कभी देखा उसके ऊपर क्या लिखा होता है? उसके ऊपर लिखा होता है 0.9% M/V सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कभी देखा है ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर? क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो हमारी RBC होती है ना, रेड ब्लड कर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, उनकी जो अंदर सैप होता है उसके अंदर 0.9% सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके बाहर भी अगर हम इतना ही टाइप का ग्लूकोज अंडर एंटर कर रहे हैं 0.9% वाला, तो वो श्रिंक नहीं होएगी, ना वो स्वेल होएगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कहीं होगी नहीं वाटर मॉलिक्यूल्स की, दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्योंकि जैसे मान लो ये हमारी RBC है, उसके बाहर है हमारा सॉल्यूशन जो हमने ग्लूकोज वगैरह से या कोई भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं जो हमने बाहर से प्रोवाइड किया है कोई भी मेडिसिन का, अगर वो इससे बराबर रहेगा तो ना तो वो इधर मॉलिक्यूल जाएंगे, ना वो इधर मॉलिक्यूल जाएंगे अंदर और ना यहाँ से वापस जाएंगे। तो इसका मतलब ना मूवमेंट इन होगा ना मूवमेंट आउट होगा, तो हमारी RBC सेफ रहेगी। लेकिन सोच के देखो, अगर हमने सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन का या लेस कंसंट्रेशन का ले लिया तो क्या हो सकता है? वो पहले समझाने के लिए पहले हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक समझाती हूँ मैं क्या होता है। तो आइसो तो समझ में आ गया, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और बेटा अब आते हैं हम हाइपरटोनिक पे, हाइपरटोनिक और ये हाइपोटोनिक। बेटा जहीं पर भी नाम आपको हाइपो आ जाए ना, स्पेलिंग छोटी है ना, तो काम भी इसका छोटा होगा, इसका मतलब इसका काम है लेस। इसकी स्पेलिंग बड़ी है, हाइपर मतलब मोर। इसका मतलब अगर 2 सॉल्यूशन का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है हाई, ज़्यादा, इसका मतलब वो सॉल्यूशन एज कंपेरिजन टू दूसरे वाले के हाइपरटोनिक है। और जिसका कम आ रहा है वो बेचारा उस कंपैरिजन में पीछे रह गया, तो उसका क्या आएगा? नाम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने बनाया एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना, और हम यहाँ पे RBC रख रहे हैं। ये RBC हमने गोल गोल बनाई, हमारी RBC स्फेरिकल शेप में होती है। अब मान लो मैंने यहाँ पर रखा हाइपर वाला, आइसो वाला तो हमने समझ लिया, आइसो वाले में ना इन होगा ना आउट होगा, और अगर इन आउट हो भी रहा है तो बराबर मात्रा में होगा कि 2 मॉलिक्यूल अंदर 2 मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमारी अंदर RBC को। अब मैं ये कह रही हूँ कि इसके बाहर जो है सॉल्यूशन मान लो हाइपर है और इसमें सॉल्यूशन मान लो हाइपो है, तो क्या प्रॉब्लम होएगी? पहले हम हाइपर का केस लेते हैं। तो हाइपर के अंदर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर जो सोल्यूट है वो ज़्यादा है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है?
मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ओस्मोसिस की डेफिनेशन याद करो, क्योंकि हमारी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वही यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के अंदर तो हर सेल की कोशिका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और अगर आप बाहर बात करोगे तो जो पर्चमेंट पेपर होते हैं, सेलोफेन होते हैं, ये सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब जो ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ओस्मोसिस की डेफिनेशन याद करो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये था लेस, तो पानी कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और जब बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, हाइपर के अंदर हमारी जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, हाइपो। हाइपो में क्या है, हाइपो में बाहर क्या है, लेस, अंदर क्या है, मोर। तो हमारा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद करो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कंसंट्रेटेड से हाई, इसका मतलब अंदर की साइड आ रहा है सारा पानी। अब अंदर आएगा तो ये क्या कर जाएगी, ये स्वेल कर जाएगी। समझ में आया, वो इतनी स्वेल कर सकती है कि फट भी सकती है। अब आपको समझ में आ गया, एक कंडीशन जब हाइपर किया तो वो श्रिंक हो गई, हाइपो किया तो वो स्वेल हो गई। तो इसका मतलब नहीं हमने हाइपर देना है, नहीं हमने हाइपो देना है, हमने आइसोटोनिक देना है ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हमारी आरबीसी के अंदर 0.9% M/V सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का रहता है, तो अगर 0.9 से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 2% का हमने डाल दिया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए हाइपर हो जाएगा। और हाइपर हो जाएगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। और अगर हमने 0.7% का डाल दिया मान लो, तो वो कैसा, हाइपो। हाइपो मतलब आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी स्वेल कर जाएगी। और दोनों ही खतरनाक है, तो ना हम इसको यूज़ करेंगे ना हम इसको यूज़ करेंगे। हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम आइसोटोनिक यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। तो आज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया बेटा। कल हम स्पेशल एम्फेसिस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पेपर में पक्का 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 कोई हटा ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, चाहे वो आरएलवीपी हो, चाहे वो एलिवेशन या डिप्रेशन में से हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर में से हो। तो कल हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।